इसराइल 22,000 मुरब्बा किलोमीटर का एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन मगरबी ताकतों की बिसात पर शायद इससे ज़्यादा कारगर मुल्क इस वक्त रुए ज़मीन पर कोई नहीं। 1948 से लेके अब तक किसी मक्कार भेड़िए की तरह इसने फ़लस्तीन का पूरा रेवड़ ही हड़प लिया है और आखिर में इल्ज़ाम भी इन्हीं मासूम भेड़ों पर धरता रहा कि वो उसके पेट दर्द की ज़िम्मेदार हैं। धीरे धीरे फ़लस्तीन को ईरान ने वही हैसियत दे दी जो पाकिस्तान ने कश्मीर को दी हुई है। ईरान ने इसराइल को नाजायज़ रियासत करार दिया, अमेरिका को बड़ा शैतान और इसराइल को छोटा शैतान कहकर आलमी सतह पर अपनी शनाख्त कायम की। इसने अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉक्सी फोर्सेस, मिसाइल टेक्नोलॉजी और गैर रवायती जंगी हिकमत अमली पर की। मगरबी ताकतों और इसराइल के मुश्तरका तौर पर 3 बड़े मकासद हैं। इसराइल चाहता है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी इस जंग में बराह रास्त शामिल हो जाएं। लिहाजा इस खित्ते में पाकिस्तान और सऊदी अरब वो 2 ममालिक हैं जो किसी स्टेज पर इसराइल और मगरबी ताकतों के मुफादात के खिलाफ जा सकते हैं। जज्बाती तज्जिये के लिए आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं यहूदी मुसलमान हो गए। इसराइल का नया नाम इस्लामी जमहूरिया इसराइल है। तकदीर के काजी का फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। But what you're going to see in a second are a few of the fatalities there that were reported. Now, again, this is coming from the IDF here, and the actual statement they released said, quote, "We can now confirm that the chief of staff of the Iranian armed forces, commander of the IRGC, and the commander of Iran's emergency command were all eliminated in the Israeli strikes across Iran by more than 200 fighter jets." 1979 से ईरान और इसराइल के शुरू होने वाले इख्तलाफात आखिरकार 13 जून 2025 को अपने अरूज पर पहुंच गए, जब इसराइल ने ईरान पर बराह रास्त हमला कर दिया। शवाहिद बताते हैं कि ईरान इस हमले की फौरी तवक्को नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके अमेरिका के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे और इन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद इसराइल के हमले के इम्कानात पाए जाते थे। तज्जिये की इस नाकामी ने ईरान को अब तक इस जंग में न सिर्फ अपने सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की शहादत की सूरत में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इसराइल ने 1967 में मिस्र की फ़िज़ाई क़ुव्वत के साथ जो किया था, इस अमल को 2025 में ईरान की फ़िज़ाई क़ुव्वत के साथ दोहराया है। इस जंग का तज्जिया जज्बाती अंदाज में किया जा सकता है जो ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। मसलन इसराइल की तोपों में कीड़े पड़ें, अमेरिका के ऊपर एस्ट्रॉयड गिर जाए या फ्रांस और बरतानिया सुनामी में डूब जाए। सब जालिम हैं, इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं। इसराइल के इतने जहाज़ गिरा दिए, इतनी बिल्डिंग तबाह कर दी, इतने लोग मार दिए। इसराइली रो रहे हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम गैर जज्बाती तौर पर समझने की कोशिश करें इस हमले का असल मकसद क्या है, बात यहाँ तक कैसे पहुँची और बात कहाँ तक पहुँचेगी। बारी बारी इस बात का तज्जिया कर लेते हैं कि पिछले चंद सालों में इसराइल और ईरान इस खित्ते में क्या कर रहे हैं। इसराइल 22,000 मुरब्बा किलोमीटर का एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन मगरबी ताकतों की बिसात पर शायद इससे ज़्यादा कारगर मुल्क इस वक्त रुए ज़मीन पर कोई नहीं। होलोकॉस्ट के नाम पर इसराइल जितनी हमदर्दियाँ बटोर सकता था और मुसलमान ममालिक के हाथों दोबारा वैसे ही अंजाम से दोचार होने का जितना प्रोपेगेंडा कर सकता था, इसने किया। हालांकि खुद इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जो छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करके कत्ल करता है। इसराइल मगरबी दुनिया के आम लोगों में एक जालिम की बजाय एक मजलूम के तौर पर अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हो गया है, जबकि इस्लामी ममालिक बिलखुसूस ईरान का तौसर बना कि वो मासूम इसराइलियों के खून का प्यासा है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसराइल ईरान और खित्ते के दूसरे ममालिक के खिलाफ जो कुछ कर रहा है वो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, मगर फिर भी तरक्की याफ्ता ममालिक इसे इसराइल के सर्वाइवल की जंग करार देते रहे हैं। मसलन 2019 में इसराइल के शाम, इराक और लिबान में ईरान के हमायत याफ्ता लोगों पर हमले, 2020 में ईरानी जनरल कासिम की इसराइल के हाथों हलाकत, 2021 और आने वाले सालों में ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट का कत्ल और 2024 में ईरान के हमायत याफ्ता ग्रुप हमास के लीडर इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह का कत्ल भी इसराइल का काम है। इसराइल अब तक खित्ते के जिन ममालिक से लड़ चुका है, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। इनमें मिस्र, शाम, उर्दन, लबनान, सऊदी अरब, कुवैत, अल्जीरिया, यमन, इराक और अब ईरान शामिल हैं। और ये सब लड़ाइयाँ
اس نے اپنی سالمیت کے تحفظ کے نام پر کی ہیں۔ اگر عام حالات میں کوئی ایک ملک اتنے سارے ممالک سے وقتاً فوقتاً لڑتا ہو تو یقیناً اس کا تاثر غیر ذمہ دارانہ اور ناقابل اعتبار ملک کا بنتا اور عالمی برادری اس کے خلاف کارروائی کرتی۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے عوام کی اکثریت اسرائیل کو ان اقدامات میں حق بجانب سمجھتی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ اسرائیل کا عالمی میڈیا میں موجود اثر و رسوخ ہے۔ مزید یہ کہ 1948 سے لے کے اب تک کسی مکار بھیڑیے کی طرح اس نے فلسطین کا پورا ریوڑ ہی ہڑپ لیا ہے، اور آخر میں الزام بھی انہی معصوم بھیڑوں پر دھرتا رہا کہ وہ اس کے پیٹ درد کی ذمہ دار ہیں۔ اور غالباً اسرائیل واحد ملک ہے جس نے ہندوستان کی پاکستان کے خلاف ہر ممکن طور پر عملی مدد کی، افرادی مدد سے لے کر فوجی مدد تک۔ جہاں تک ایران کی بات ہے، اس کے 1979 تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کافی بہتر تھے۔ شاہ ایران اسرائیل سے تجارتی اور سفارتی روابط رکھتے تھے۔ پھر اسلامی انقلاب آ گیا، آیت اللہ خمینی نے اقتدار سنبھالا اور پورا منظرنامہ بدل گیا۔ Despite the temporary imposition of martial law, the Shah's new government appears determined to press ahead with liberal reform. It is from the mosques that opposition to the Shah is being led by puritanical Shiite Muslims. The religious zealots want to return to the Constitution of 1906, which would ensure all legislation conforms with Islamic law. News there would be some kind of announcement about a new government came after yet another day of running confrontations in the center of Tehran. The army kept moving today, trying to head off the demonstrations, keep them where possible from growing in size. This dogged military resistance to the anti-Shah disturbances, part of an effort to buy the Shah as much time as possible in which to create a political solution. اس انقلاب کو اسلامی دنیا میں عمومی طور پر خوش آمدید کہا گیا، کیونکہ یہ انقلاب اسلام کے نام پر آیا تھا، تو عالم اسلام کی قیادت اور نمایاں ترین حیثیت حاصل کرنا یقیناً انقلابی قیادت کا نیچرل گول تھا۔ مگر مسئلہ تب پیدا ہوا جب ایران نے اس انقلاب کو دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کرنے کی کوشش شروع کی۔ اس انقلاب کو کامیاب بنائے رکھنے کے لیے ایک مشترکہ دشمن کی بھی ضرورت تھی۔ پہلا انتخاب تو یقیناً امریکہ تھا، مگر اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم و ستم، ان کی زمینی ہتھیانے اور دیگر اسلامی ممالک کو 1967 اور 1973 کی جنگوں میں شکست دینے کے بعد تمام اسلامی دنیا میں ایک ولن کی حیثیت حاصل کر چکا تھا، لہٰذا وہ عالم اسلام کا ایک مشترکہ دشمن تھا، اور اس مشترکہ دشمن کی مخالفت اور اس کے خلاف عملی جدوجہد انقلابی حکومت کے لیے بہت سے راستے آسان کر سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے فلسطین کو ایران نے وہی حیثیت دے دی جو پاکستان نے کشمیر کو دی ہوئی ہے۔ ایران نے اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دیا، امریکہ کو بڑا شیطان اور اسرائیل کو چھوٹا شیطان کہہ کر عالمی سطح پر اپنی شناخت قائم کی۔ ایران نے اس خطے میں اپنا اثر قائم کرنے کے لیے فلسطین کو سامنے رکھ کر پورے خطے میں پروکسی لڑائی شروع کر دی، اور بظاہر یہ پروکسی لڑائی صرف اسرائیل کے خلاف نہیں تھی، بلکہ اس کا نشانہ سعودی عرب اور عراق جیسے ممالک بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خطے کے اکثر ممالک نے ایران کے عزائم کو شکوک و شبہات سے ہی دیکھا ہے۔ In a statement, the Saudi Foreign Ministry has said, and I'm quoting, "The Kingdom of Saudi Arabia expresses its strong condemnation and denunciation of the blatant Israeli aggression against the brotherly Islamic Republic of Iran, which undermine its sovereignty and security and constitute a clear violation of international laws and norms." حوثی باغیوں کے ذریعے سعودی عرب کے خلاف پروکسی لڑائی ابھی کل کی بات ہے۔ عالم اسلام کا لیڈر بننے کی خواہش اور اسرائیل سے دشمنی کے بعد توقع تو یہ تھی کہ ایران تعلیم، ٹیکنالوجی اور معیشت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، مگر اس نے اپنی تمام انویسٹمنٹ پروکسی فورسز، میزائل ٹیکنالوجی اور غیر روایتی جنگی حکمت عملی پر کی۔ یاسر عرفات کی الفتح ختم ہوئی تو اس کے رد عمل میں بننے والی حماس کو ایران کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ لبنان میں حزب اللہ، غزہ میں حماس، یمن میں حوثی باغی، عراق میں شیعہ ملیشیاز، شام میں اسد حکومت، یہ تمام ایرانی پروکسیز کے طور پر دیکھی جاتی رہی ہیں۔ خطے کا ہر ملک کسی نہ کسی طرح ایران سے نالا رہا ہے۔ ایران کے راستے پاکستان میں ہندوستان کی مداخلت کا ثبوت ایران، پاکستان اور ہندوستان تینوں کے پاس ہے۔ ایران کے ہندوستان کے ساتھ سفارتی تعلقات
पाकिस्तान के मुकाबले में नहायत मजबूत हैं। इसका मुशाहिदा हम वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। मसलन चाबहार की बंदरगाह ईरान ने भारत को दे रखी है, जो कि गवादर और कराची पोर्ट के लिए एक चैलेंज के तौर पर सामने आएगी। ऑपरेशन सिंदूर में ईरान का स्टांस भी बहुत कुछ कहने के लिए काफ़ी है। हमास ने पिछले साल इसराइल पर जो हमला किया था, इसका खमियाजा अहले गजा भुगत रहे हैं और ख्याल किया जाता है कि इस हमले के पीछे ईरान की सहूलतकारी मौजूद थी। इसराइल के मुजालिम के जवाब में मुज़ाहमत पर तारीफ बनती है, तनकीद नहीं। मगर हमास को ये सब करने से पहले ये ज़रूर गौर करना चाहिए था कि इसका नुकसान किसको होगा। अमूमी तौर पर इसके जवाब में ये दलील दी जाती है कि अगर हम कमज़ोर हैं तो क्या चुप कर बैठ जाएं? नहीं, आप चुप कर ना बैठें। इसराइल फौरी तौर पर कहीं नहीं जा रहा, लिहाजा आपका इससे जल्द या बदेर सामना होता रहेगा। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में इससे आगे जाना है। इसराइल ने कई दहाइयाँ लगाकर हिजबुल्लाह की लीडरशिप को पेजर धमाकों के ज़रिए शिकस्त दी। ऐसे ही अगर आप ईरान पर होने वाले मौजूदा हमले की मालूमात पर गौर करें तो यहाँ भी इसने दसियों साल प्लानिंग करने के बाद हतमी हमला किया। तो क्या अब आप भी अपनी एक नस्ल को इस यकीन के साथ कि वो जदीद तालीम हासिल करके इसराइल से मुकाबला कर सकती है, प्यार नहीं कर सकते? हालिया जंग में ईरान की तकरीबन तमाम सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया। बुनियादी तौर पर यह तमाम नाकामियाँ जदीद टेक्नोलॉजी पर तवज्जो देने की बजाय रवायती जंग लड़ने का नतीजा है। दोनों ममालिक के माजी को सामने रखते हुए अब इस हमले के बारे में बात कर लेते हैं। मगरबी ताकतों और इसराइल के मुश्तरका तौर पर 3 बड़े मकासद हैं, लेकिन इन 3 के अलावा एक मकसद सिर्फ इसराइल का है और वो शायद जल्द या बदेर इसे हासिल कर लेगा। इसराइल चाहता है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी इस जंग में बराह रास्त शामिल हो जाएं। यही वजह है कि आप सुन रहे हैं कभी इसराइली सदर, कभी साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म, कभी इसराइली मीडिया बार बार इस जंग में होने वाले अपने नुकसानात और अपनी परेशानियों का तज़किरा कर रहे हैं। Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. Iran and its proxies try to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th. The Iranian missile impact sites. The scene here is just so immense. I'm going to move to the side so you can see. This is the building. You can see the floor is completely falling to the ground. There's still search and rescue teams on site right now. There's actually still people unaccounted for. Israelis are saying this is a completely unprecedented type of impact this has had. I want to just show you the remains that are on the ground. Look at this Barbie doll. This is just from one of the homes that was completely impacted here. You can just see the pile of rubble that sits behind me. वो मुल्क जिसने पूरे मशरिक़ वस्ता को आगे लगाया हुआ है, अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया जैसे मुल्क इसकी हर तरह से हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, वो इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि अपने होने वाले नुकसानात का इस तरह से खुलकर इजहार करे। अगर वो चाहे तो इसके मुल्क से एक मामूली सी भी खबर बाहर ना जाए। जंग के दौरान तो अपने नुकसानात को छुपाया जाता है, जैसा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया, लेकिन इसराइल हैरत अंगेज तौर पर अपने नुकसानात को छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा। इसके रोने पीटने के पीछे बुनियादी वजह सिर्फ एक है, अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की इस जंग में बराह रास्त शमूलियत। अभी ईरान अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जरिए इसराइल को किसी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। कामयाब इंटेलिजेंस, जदीद हथियारों और डिफेंस सिस्टम के बावजूद ईरान को कारी ज़रब लगाने के लिए इसराइल को काफ़ी वक्त दरकार होगा। हो सकता है ईरान के लगातार मिसाइल हमले इसे थका दें, लेकिन अगर अमेरिका और इसके इत्तेहादी इस जंग में बराह रास्त खुद शामिल होते हैं तो शायद ये दिनों का खेल भी ना हो, बल्कि चंद घंटों में इस जंग का इख्तिताम हो जाएगा। इसलिए इसराइली हुकूमत और मीडिया अपने नुकसानात का खुलकर इजहार कर रहे हैं ताकि मगरबी दुनिया और मगरबी मीडिया इनकी हमायत में सामने आए, प्रेशर बिल्ड हो और यही प्रेशर ताकतवर ममालिक की जंग में अमली शमूलियत का
बाइस बने। जो 3 मकासद इसराइल और इसके इत्तेहादी इस जंग से हासिल करना चाहते हैं, इनमें पहला मकसद ईरानी एटमी प्रोग्राम का खात्मा है। इसराइल माजी में भी मुख्तलिफ ममालिक के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर कामयाब हमले कर चुका है। मसलन सद्दाम हुसैन ने फ्रांस की मदद से बगदाद के करीब एक एटमी रिएक्टर बनाया। इसराइल को खदशा हुआ कि ये रिएक्टर एटमी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। 7 जून 1981 को इसराइली एयरफोर्स के F-16 हथियारों ने इराक के अंदर दाखिल होकर इस रिएक्टर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इसके अलावा इसराइल को इत्तला मिली कि शाम शमाली कोरिया की मदद से एक खुफिया न्यूक्लियर रिएक्टर तामीर कर रहा है। सितंबर 2007 में इसराइल ने खुफिया तौर पर फिजाई हमला करके इस रिएक्टर को तबाह कर दिया। ईरान पर इसराइल का हमला भी इसी पॉलिसीज का तसलसल है। ईरान अगर एटमी ताकत बन जाता है तो पूरे मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बिगड़ जाएगा। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे ममालिक भी एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे खित्ता न्यूक्लियर आर्म्स रेस में दाखिल हो जाएगा। अमेरिका और यूरोप के नज़दीक एटमी ईरान आलमी मईशत, तेल की तरसील और स्ट्रेटेजिक रास्तों के लिए ख़तरा होगा। सबसे बढ़कर न्यूक्लियर ईरान अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की इसराइल के ज़रिए इस खित्ते में कायम की गई बालादस्ती को चैलेंज करने के काबिल हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी ईरानी एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। पहले मरहले में इसराइल सामने है। अगर जंग के दौरान ऐसे मौके आए जहां पर ईरान को अपने अंदर मौजूद जासूसों और कमज़ोर फ़िज़ाई क़ुव्वत के बावजूद किसी किस्म की बरतरी मिलने लगी, तो शायद इसराइल की ये ख्वाहिश कि अमेरिका और मगरब बरह रास्त इस जंग में हिस्सा लें पूरी हो जाए। दूसरा बड़ा मकसद इसराइल और इसकी हमायत करने वाले ममालिक का ईरान में रजीम चेंज करना है। यही वजह है कि आपको इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ईरानी अवाम से अपील करते हुए नजर आए कि ईरानी अवाम मौजूदा हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी हो। The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. It has never been weaker. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Woman, life, freedom. जान, ज़िंदगी, आज़ादी। ईरान और इसराइल के दरमियान इख्तलाफात किन सियासी और मजहबी बुनियादों पर शुरू हुए थे, वो कहीं बहुत पीछे रह गए। मामलात वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ पर ईरान इसराइल को नक्शे पर नहीं देखना चाहता, जबकि इसराइल ईरान को ऐसे मुल्क के तौर पर देखता है जो हर वक्त इसे ख़त्म करने के दर पे रहता है। अगर ईरानी हुकूमत गिर जाए और मगरिब नवाज हुकूमत आ जाए तो इसराइल इस हवाले से खुद को महफूज तस्वुर करेगा। इम्कान यह है कि इसराइल और इसके इत्तेहादी अगर ईरानी अवाम को उकसा कर किसी किस्म का इनकलाब बर्पा करने में कामयाब नहीं होते, तो शायद वो ताकत का इस्तेमाल करते हुए ईरानी मजहबी क़यादत को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ताकत के ज़रिए बरह रास्त ईरानी मजहबी क़यादत को ख़त्म करने का फ़ायदा शायद उस हद तक नहीं होगा, क्योंकि वो एक मजलूम और हीरो के तौर पर सामने आएंगे और इसराइल नवाज हुकूमत लगातार मुश्किल का शिकार रहेगी। जंग का तीसरा सबसे बड़ा मकसद इस खित्ते में मौजूद इसराइल और मगरबी ममालिक के मफादात के खिलाफ मौजूद हुकूमतों का खात्मा है। अगर आप इस खित्ते के नक्शे पर नज़र डालें और पिछले चंद सालों में होने वाले वाक़यात का जायज़ा लें, तो आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा कैसे अमेरिका मुखालिफ लीबिया की हुकूमत, इसराइल और अमेरिका मुखालिफ इराक की हुकूमत, ईरान और रूस की हमायत याफ्ता शाम की हुकूमत को गिराया गया। तुर्की पहले ही नेटो का हिस्सा और एक लिबरल मुल्क है, लिहाजा इस खित्ते में पाकिस्तान और सऊदी अरब वो दो ममालिक हैं जो किसी स्टेज पर इसराइल और मगरबी ताकतों के मुफादात के खिलाफ जा सकते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म एक से ज़्यादा दफ़ा पाकिस्तान को धमका चुके हैं। हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं अगर ईरान गिरा तो इसके बाद पाकिस्तान का नंबर होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ईरान की सफारती सतह पर मुकम्मल हमायत कर रही है।
ایران سے تمام تر نظریاتی اختلافات کے باوجود پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ ایران اتنا کمزور ہو جائے کہ پاکستان کی مشرقی سرحد کے بعد مغربی سرحد بھی غیر محفوظ ہو جائے۔ اسرائیل کا جتنا بھی جانی و مالی نقصان ہو جائے، امریکہ اور اس کے اتحادی اس کو شکست نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ جو پتے انہوں نے لگائے ہیں اس میں اسرائیل ان کا حکم کا اکا ہے، جس نے اس خطے کے 20 ممالک کو مصروف کر رکھا ہے۔ ایران کے پاس اس جنگ میں اپنے بچاؤ کے جو راستے ہیں، ان میں پہلا راستہ یہ ہے کہ ایران حملہ آور ممالک پر ثابت کر دے کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، جس کا امکان بہت کم ہے۔ اس صورت میں یہ تمام ممالک ایران کے ساتھ فوری طور پر مذاکرات کی میز پر آ جائیں گے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا فضائی دفاعی نظام بہتر طور پر جواب دے، ورنہ اسرائیل اور مغربی ممالک کم از کم اپنا پہلا مقصد حاصل کیے بغیر اس جنگ کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ ایران اسرائیل پر مؤثر حملے کرتا رہے گا تو اس صورت میں جنگ روکنے کے لیے روس اور چائنا کے لیے عالمی دباؤ بنانا قدرے آسان ہوگا، کیونکہ چائنا اور روس کے لیے ایران میں مغرب نواز حکومت ایک بڑا امتحان بن جائے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل اس جنگ کے بعد دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا یا ایران کے سامنے ہاتھ جوڑ دے گا، تو حقیقی دنیا میں واپس آ جائیے، کیونکہ قرآن کا فرمان ہے لیس للانسان الا ما سعی۔ جن سالوں میں اسرائیل جنگ جیتنے کی کوشش کر رہا تھا، ایران ان دنوں حوثیوں کی مدد سے یمن میں سعودی عرب کے خلاف پراکسی وار لڑ رہا تھا۔ اسی پراکسی وار نے سعودی عرب کو اپنے دفاع کے لیے مکمل طور پر امریکہ کی طرف دھکیل دیا۔ اس جنگ کا انجام کچھ بھی ہو، ایک بات تو طے ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ایران کی پراکسی فورسز کو بہت شدید نقصانات اٹھانے پڑے ہیں، اور اب ایران کو جس صورتحال کا سامنا ہے، چاہے وہ اس تمام معاملے سے باہر بھی نکل جائے تو بھی اس کے لیے پرانے حربوں کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایران کو ہر صورت میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اسرائیل کے ہم پلہ آنا ہوگا، کیونکہ بدقسمتی سے اس جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ اس خطے میں اسرائیل کی من مرضی اور جہریت کو روکنے کے لیے اب کوئی ملک نہیں رہا۔ یہ خواہش ضرور ہے کہ ایران اس جنگ کا فاتح ہو۔ ایران تو پھر دل کے قریب ہے، اگر بھارت اور اسرائیل میں سے ایک کی حمایت کرنی پڑے تو بھارت پھر بھی بہتر ملک ہے۔ اسرائیل اس خطے کا کینسر ہے جو آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ زمینی حقیقتوں کو مد نظر رکھ کر کیا جانے والا ایک غیر جانبدار تجزیہ تھا۔ جذباتی تجزیے کے لیے آپ یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں یہودی مسلمان ہو گئے۔ اسرائیل کا نیا نام اسلامی جمہوریہ اسرائیل ہے۔